कोल क्राइसिस इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, यानी कि कोयला संकट। कोयला का संकट या कोल क्राइसिस क्यों आया है? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए मेन रीज़न और क्या क्या है, किस वजह से आया, ये जानेंगे। कोयला के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल से जानेंगे, कहाँ कहाँ पे ये इंडिया में मिलता है कोयला, कोयला की खदानें कहाँ पे हैं, माइंस कहाँ पे हैं, कोयला इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, कितना हम कंज्यूम करते हैं, बाहर से आयात करते हैं या नहीं, तो इसके बारे में जानेंगे। देखो, बाहर से तो हम कम ही इंपोर्ट करते हैं। जो एनर्जी क्राइसिस है वो मेनली इसलिए आया है हमारे इंडिया में, जो डोमेस्टिक कोल सप्लाई है वो रुक गई है, उसमें थोड़ी बाधा आई है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो कदम उठाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा और इंपोर्ट करें कोल बाहरी देश से, बाहर देश से हम इंपोर्ट करें, आयात करें, परचेज करें पावर जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कोयला हमारे इंडिया में यूज होता है बिजली बनाने के लिए। अधिकतर 55% के लगभग जो बिजली है हमारे इंडिया में, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो किससे होता है? कोयले से, कोल से। तो कोयला है क्या, पहले ये जानते हैं थोड़ा बेसिक। ये भाई साहब देखो, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले ये पेड़ पौधे हैं जो, या जीव वगैरह हैं, ये यहाँ पे दब गए। यहाँ पे ये समझ लो प्रलय आई, ये दब गए नीचे, यहाँ पे अर्थ के नीचे, ये नीचे आप देख रहे हो, ये दब गए अर्थ के नीचे। ये सरफेस है, पहले पेड़ हुआ करते थे, ये दब गए नीचे। फिर एक टाइम पे, एक ड्यूरेशन पे हीट और प्रेशर के कारण ये पीट में चेंज हो गया। ये कोयले की ही क्वालिटी है, समझ लो। कोयला नहीं है लेकिन कोयले की क्वालिटी माना जाता है पीट भी। कोयले की 4 फॉर्म होती हैं, वो चारों फॉर्म हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती हैं। ये पीट बना, फिर और ज़्यादा अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर, ऊष्मा, टेम्परेचर और दबाव ज़्यादा बढ़ा, तो फिर ये लिग्नाइट में चेंज हो गया। उसके बाद और थोड़ा प्रोसेस चला, फिर ये बिटुमिनस में चेंज हो गया, फिर आगे और जाके ये एंथ्रेसाइट में हो गया। फिर ये कोयला जो मेजर कोयला है, जो अच्छी क्वालिटी का है, ये जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है ज़्यादा होती है, वो है एंथ्रेसाइट। डिस्कस करेंगे आगे हम। तो ये बन गया भाई साहब कोयला, कोल। कैसे बना? हीट और प्रेशर की वजह से, अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से ये कोयला बना। और कोयले की खदानें कहाँ कहाँ पे, और कोयला दिखता कैसा आपको पता ही होगा। ये कोयला है भाई साहब जो ट्रेन वगैरह चलाने के लिए भी यूज होता है, एनर्जी के लिए। इसे जलाया जाता है, उससे भाप निकलती है, ट्रेन भी चलाई जाती हैं इससे, और बिजली भी बनती है। जलाया जाता है, स्टीम निकलती है, टरबाइन घुमाए जाते हैं, फिर बिजली बनती है। ये कोयला यूज होता है, स्टीम इसकी यूज होती है, भाप वगैरह यूज होती है। और ये है भाई साहब देखो कोयले के प्रकार। ये है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, 4 प्रकार का होता है। ये एंथ्रेसाइट इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं, बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल बोलते हैं, लिग्नाइट को ब्राउन कोल, और पीट क्या है? कोयला नहीं है लेकिन इसे 4 प्रकार में गिना जाता है पीट को। ये आपको याद रखना है। एंथ्रेसाइट में देखो, इधर आप जाओगे तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, यानी कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। और फिर बिटुमिनस में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम, और पीट में सबसे कम कार्बन होता है। लेकिन अगर इधर जाओगे, इधर की तरफ, यानी कि पीट में जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि वाटर की मात्रा, वो ज़्यादा होती है। एंथ्रेसाइट में सबसे कम होती है, लगभग 1% इसमें मॉइस्चर होता है। बिटुमिनस में फिर उससे ज़्यादा, लिग्नाइट में उससे ज़्यादा वाटर, और पीट में उससे ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इनके यूज लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये जो एंथ्रेसाइट है भाई साहब, ये हाईली डिजायरेबल फ्यूल है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें हीट भी ज़्यादा निकलती है। लोअर सल्फर कंटेंट होता है इसमें, जो सल्फर कंटेंट है ना वो कम होता है इसमें, एंथ्रेसाइट में सल्फर कंटेंट। इसकी सप्लाई लेकिन लिमिटेड है मोस्ट ऑफ एरियाज़ में, और कम मात्रा में ही पाया जाता है ये। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिजायरेबल है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है एंथ्रेसाइट की, क्योंकि हायर क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। तो ये आपको 4 प्रकार पते होने चाहिए, टाइप्स कोयले के, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये पता होना चाहिए किसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, एंथ्रेसाइट में मॉइस्चर कम है, इसमें एंथ्रेसाइट में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है कोयला। उसके बाद ये जो एनर्जी क्राइसिस क्यों आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो हमारा हिंदुस्तान, आपको पता है भाई साहब, जो ये डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ये झारखंड है। यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है कोयला। यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेट हुए उसके आसपास जो मिलता है कोयला, ये झारखंड में। लगभग 27% जो खदानें हैं, रिजर्व है हमारे, रिजर्व
जो खदानें हैं, माइंस हैं, मतलब खदानें हैं, जो रिजर्व है वो कहाँ पे है, झारखंड में है 27% के लगभग। उसके बाद भाई साहब ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है लगभग 24% हमारा रिजर्व कोयले का। फिर ये छत्तीसगढ़ आ जाता है। अगर मिलियन टन में देखें आप तो देखो झारखंड में 83,152 मिलियन टन टोटल रिजर्व है हमारे कोयले का। फिर उसके बाद उड़ीसा में है 79,000 कुछ उड़ीसा में। फिर ये छत्तीसगढ़ है, मतलब इस एरिया में ज़्यादा कोयला मिलता है। फिर ये छोटे मोटे प्लेस हैं यहाँ पे, उड़ीसा में भी मिलता है, उड़ीसा में तो जान लिया, वेस्ट बंगाल में मिलता है, झारखंड में तो जान ही लिया, ये वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। फिर उसके बाद ये देखो जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े स्काई ब्लू कलर है, कौन सा कलर है, ये वायलेट कलर है, जो लाइट वायलेट कलर है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें भी मिलता है। और ये भाई साहब यहाँ पे भी मिलता है सिक्किम में, और ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड एरियाज़ में भी मिलता है कोयला थोड़ा बहुत। तो ये है रीजन जहाँ पे कोयला मिलता है। अब डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से स्टेप हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए, और किस वजह से आया, रीजन क्या है, और गवर्नमेंट ने कोयले के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाए, कदम उठाए कोयले के लिए रिसेंट कुछ डिकेड में, वो सारे डिस्कस करते हैं। देखो जितनी भी सारी कंपनीज हैं हमारे इंडिया में, उनको ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जितनी भी उनकी फुल कैपेसिटी है पावर प्लांट की, उसको फुल कैपेसिटी को यूज करें, यानी कि जितनी वो बिजली बना सकती हैं बिजली बनाएं, ताकि जो क्राइसिस चल रहा है अभी उससे निपटा जा सके। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम जो इंपोर्ट करेंगे कोल और ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ये सारे स्टेट को बोला, राज्य को, कि आपको जो ये लिमिट लगाई गई थी कि आप सिर्फ ओनली 4% कोयला यूज कर सकते हो, इंपोर्टेड कोल। देखो जो बाहर से आयात करते थे कोल, उसकी लिमिट लगा रखी थी 4% तक यूज कर सकते हो। जैसे एक पावर प्लांट में कोयला यूज हो रहा है तो 96% तक अपना घर का डोमेस्टिक कोल और 4% तक बाहर का इंपोर्टेड कोल या उससे कम, तो ओनली 4% ही कर सकते थे। लेकिन ये लिमिट इंक्रीज कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप 10% तक ये यूज कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो अपने डोमेस्टिक कोल में इंपोर्टेड कोल जो आयात करते हैं हम कोल उसको। नेक्स्ट है, अब इशू क्या है, इशू ये है, देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकंड नंबर पे कोयला कौन प्रोड्यूस करता है, कौन उत्पादन करता है, इंडिया करता है। सबसे नंबर 1 कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ मेहनत करोगे आप, कमेंट सेक्शन में बताओगे सबसे ज़्यादा कोयला कौन प्रोड्यूस करता है। और वर्ल्ड में 4th नंबर पे है रिजर्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा खदानें कहाँ पे हैं, रिजर्व कहाँ पे है कोयले की, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। 2 चीज़ बताओगे, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे कोयले के। हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस करने में, और रिजर्व कितने, 4th नंबर पे रिजर्व हैं। लेकिन अभी पावर डिमांड आपको पता है, सेकंड वेव जब कोरोना की आई थी, पावर डिमांड अचानक से बढ़ गई। क्यों, इंडस्ट्री अचानक से खुली तो उनकी एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी, बिजली चाहिए भाई साहब, तो डिमांड बढ़ी, इसलिए इसकी कोयले की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कोयले से हमारे इंडिया में बिजली बनती है। तो सिचुएशन कितनी बुरी हो गई है ये देखते हैं, हाउ बैड, टच एंड गो की हो गई है, क्योंकि अगले 6 महीने के लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल है सिचुएशन। क्योंकि कोयला का स्टॉक है जो थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ कुछ ही दिनों का फ्यूल बचा है, कुछ ही दिनों का उनके पास ईंधन है कोयले का, जो पावर प्लांट हैं जो बिजली बनाते हैं। ओनली 36% जो पावर प्लांट के पास स्टॉक है ना, केवल 36% उनकी नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट के जितनी भी है उनका केवल 36% है, यानी कि अगले 11 दिन तक बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, उसके बाद उनके पास है नहीं। यानी कि कुछ स्टेट में अगर कोयले की डिमांड जितनी है नहीं पूरी हुई तो अगले कुछ दिनों में 11 दिन के बाद लगभग कुछ राज्यों में बिजली जा सकती है, कट हो सकता है भाई साहब। नेक्स्ट, नियरली जो कोल फायर प्लांट हैं जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, नियरली 70% जो इंडिया की पावर सोर्सेज हैं वो नियरली 70% के लगभग वो यूज किया जाता है कोयला पावर के लिए। जो पीक डिमांड है इंक्रीज हुई है अप्रैल 2022 में, ज़्यादा इंक्रीज होने की ये चांसेस हैं, 210 गीगावाट तक इंक्रीज हो सकती है ये डिमांड। कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो उनके पास, देखो अभी जो उनको ज़रूरत है ये कोल बेस्ड पावर प्लांट, उनको ये ज़रूरत है कि उनके पास एडुकेट का मतलब है सफिशिएंट, पर्याप्त कोयला हो, कोल स्टॉक हो, ताकि वो बिजली प्रोड्यूस कर सकें, ताकि वो पीक हावर में भी लगभग
अभी देखो वो 160 गीगावाट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे प्रोड्यूस कर सके पीक हावर में, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। और अगर अप्रैल 2022 में 210 गीगावाट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको भी प्रोड्यूस किया जा सके। इतनी डिमांड जितनी उनकी है कोयले की, उतनी भरपाई होनी चाहिए। रीज़न क्या है शॉर्टेज की, कमी क्यों हुई है कोयले की? ये तो हमने जाना कि एक कोविड-19 के बाद, सेकंड वेव के बाद डिमांड इंक्रीज हो गई बिजली की, तो कोयले की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये बिजली की डिमांड हुई। लेकिन कोयला की शॉर्टेज क्यों हो गई? हम तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं प्रोड्यूस करने में, फोर्थ नंबर पे रिजर्व है, तो क्यों हुई इसकी डिमांड? देखो पहली बात तो ये है, शॉर्टेज का कमी इसलिए हुई क्योंकि जो इंपोर्ट करते थे हम थोड़ा बहुत कोयला, उसका जो प्राइस है ना इंटरनेशनल मार्केट में, कोयले का प्राइस इंक्रीज हो गया है। इसलिए हम क्या है ना, कोयला इंपोर्ट करना कम कर दिया। अब कोयला इंपोर्ट करना कर दिया और दूसरा डिमांड इंक्रीज हो गई कोयले की, तो एक तो ये कारण हो गया शॉर्टेज का। नेक्स्ट ये है, सेकेंड वेव के बाद कोयले की जो डिमांड है इंक्रीज हुई क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खुल रही हैं, अब इंडस्ट्री और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें बिजली की रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा शॉर्टेज का, ये कोयले की जो कमी है इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, इम्पैक्ट या इफेक्ट प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? पहला तो भाई साहब ये है, जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है ये फेस करनी पड़ेगी इंडस्ट्रीज़ को। इसकी वजह से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी रीओपन हो रही है उसमें भी डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। कुछ बिजनेसेस हैं जो उनकी जो प्रोडक्शन है रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि भाई साहब इंडस्ट्रीज़ को, कंपनी को तो बिजली चाहिए ना प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन चलाने के लिए, तो उनका प्रोडक्शन रुक सकता है, ये इस पर प्रभाव पड़ सकता है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है भाई साहब आपको पता है बढ़ती जा रही है, और अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में। इसका मतलब ये है पावर क्राइसिस लंबे समय तक चलने वाला है अगर कोयले की डिमांड पूरी नहीं हुई तो। आगे क्या करने की ज़रूरत है, आगे क्या हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं? देखो जो कोल इंडिया कंपनी है और एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी है, इसको कहा है कि भाई साहब आप मिलके काम करो, मिलके काम करो और आउटपुट निकालो। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो माइंस हैं उनको, उनकी सप्लाई बढ़ाई जा सके, यानी कि जो कोयले की खदान है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकाला जा सके। और ये भी ट्राई कर रही है कि हम, भले ही कोयले का प्राइसेस बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंपोर्ट करें तभी कोयले की डिमांड पूरी होगी, वरना भाई साहब इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो जाएंगी, बिजली तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इंपोर्ट करेंगे आगे, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाए। रीसेंट रिफॉर्म कितने किए हैं कोल सेक्टर में, कोयले के जो उद्योग है उसमें सुधार क्या क्या किए हैं रिसेंटली, कुछ डिकेड में या कुछ सालों में? एक तो देखो जो कॉमर्शियल माइनिंग है इसको अलाउ किया है, कोयले की जो कॉमर्शियल माइनिंग है यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए 50 ब्लॉक्स अलोकेट किए हैं। जो एंट्री नॉर्म है यानी कि जो एंट्री लेवल पे जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी थोड़ा लिबरलाइज किया है, थोड़ा कम कठिन बनाया है। पहले जो स्ट्रिक्ट लॉज थे उनको कम कठिन बनाया है। और जो पावर प्लांट थे, बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको वास्ड कोल यूज करना पड़ता था, तो ये जो रेगुलेशन थी वास्ड कोल यूज करने की, ये डन अवे कर दिए। डन अवे का मतलब हटा दिए, कैंसिल कर दिए ये। नेक्स्ट रिफॉर्म ये क्या है, जो कोयला ब्लॉक हैं, कोल ब्लॉक हैं, कोयला ब्लॉक, ये प्राइवेट कंपनी को ऑफर किया है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे। पहले दिया जाता था, देखो कोयले की खदानें अगर ऑक्शन की गई, ऑक्शन का मतलब बोली लगा के कोई प्राइवेट कंपनी खरीद लेती है कोयले की खदानें, कोयला निकाल रही है और बिजली कंपनी को बेच रही है, तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट पे देती थी गवर्नमेंट कि आप हमें सिर्फ इतना पैसा दे दो, मान लो 1000 करोड़ या कितना पैसा दे दो और जितना कोयला निकल रहा है निकालो। लेकिन अब ये मॉडल हटा दिया, अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, यानी कि जितना कोयला निकल रहा है, जितना पैसा आप कमा रहे हो उसका शेयर दोगे गवर्नमेंट को। तो ये रिफॉर्म किया है, क्योंकि पहले ऐसा होता था, अनुमान लगाती थी गवर्नमेंट की इस खदान में इतना कोयला निकलेगा, इतनी हम कॉस्ट ले लेते हैं, बाकी जो प्रॉफिट है कमाएगी। लेकिन पता चलता था ज़्यादा कोयला निकल गया, कंपनीज ने ज़्यादा कमा लिया, गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। तो इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग का किया, यानी कि जितना कंपनी कमाएगी कोयले की खदान से उसका कुछ शेयर दे दो हमें भाई साहब। नेक्स्ट एक कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन, ये पॉलिसी अपनाई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ही। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि कोयले से गैस बनाई जाएगी और वो होगी सिन गैस, इससे बिजली बनाई जाएगी सिन गैस के जरिए। इसको 2 बार यूज किया जा सकता है सिन गैस बना के कोयले को, तो इससे ये फ़ायदा होगा। सिन गैस क्या है इसको आपको पता होना चाहिए। सिन गैस को सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। प्राइमरीली मुख्यतः इसमें 3 गैस होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अलावा कुछ और गैस भी होती हैं, जैसे देखो मीथेन होती है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं इसमें।
तो इसमें कौन कौन सी गैस मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। सिनगैस में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और CO2, हाइड्रोकार्बन और मीथेन भी कुछ स्मॉलर क्वांटिटी में मिलती है। जो सिनगैस है ये देखो यूज होती है एज ए इंटरमीडियरी की तरह सिंथेटिक नेचुरल गैस में, और अमोनिया और मिथेनॉल भी बनाया जाता है सिनगैस से, अमोनिया और मिथेनॉल भी बनाया जाता है। अब ये जो कोल बेड मीथेन है इसके लिए भी देखो एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट दिए गवर्नमेंट ने। कोल बेड मीथेन मतलब कोयले के बेड में मीथेन जो निकलता है CH4, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए निकालने के लिए भी राइट को ऑक्शन किया, बोली लगा के कंपनियों को दिया हमारे इंडिया में। लेकिन आगे क्या क्या और चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां हैं ये जान लेते हैं कोल सेक्टर में। देखो कोल हमारे इंडिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऐसे होते हैं हजारों करोड़ों अरबों साल पहले जो दब गए थे कुछ पेड़ पौधे, और हीट प्रेशर की वजह से जो बने हैं जीवाश्म ईंधन फ्यूल, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से डीजल पेट्रोल बनते हैं, या नेचुरल गैस है मीथेन CH4, ये सब क्या है, ये जीवाश्म ईंधन ही है, जीवाश्म ईंधन। तो ये हमारे इंडिया में मोस्ट इंपोर्टेंट कोयला है और जीवाश्म ईंधन में से, क्योंकि हमारे इंडिया में पेट्रोलियम तो मिलता नहीं है, पेट्रोल डीजल जिससे बनते हैं ये तो हम बाहर से 85% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हमारी डिमांड का, तो हमारे पास तो सिर्फ कोयला ही है। तो ये हमारी कंट्री की एनर्जी नीड को, जितनी भी हम ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसकी 55% ऊर्जा हम कोयले से बनाते हैं भाई साहब। यानी कि इंडिजिनस कोयले पे हम डिपेंड है, हमारी इंडस्ट्रीज जितना हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड है, उस पर ज़्यादा डिपेंड है। और लास्ट 4 डिकेड में देखें, एक डिकेड में 10 साल होता है, पिछले 40 सालों में लगभग 700% ये एनर्जी कंजम्पशन इंडिया का बढ़ा है। यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है, जितना हम यूज करते हैं वो यूज 700% तक बढ़ा है। पर कैपिटा कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन देखें तो लगभग 300 किलोग्राम पर ईयर है हमारे इंडिया में, जो डेवलप्ड कंट्रीज से नीचे है काफ़ी। यानी कि हमारे इंडिया में जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज होता है पर कैपिटा कंजम्पशन यूज होता है उससे कम यूज करते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती जा रही हैं, जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बढ़ती जा रही है, लोगों की लाइफ है जो इम्प्रूव होती जा रही है, उनकी एनर्जी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से भाई साहब आगे भी एक्सपेक्टेशन है, आशा है, उम्मीद है कि एनर्जी की जो डिमांड है, यूसेज है, उसका यूज है, प्रयोग है, बढ़ेगा ये आगे भी। ये चैलेंजेज है। नेक्स्ट है कि हमारे इंडिया में क्योंकि लिमिटेड रिजर्व हैं पेट्रोलियम के, क्योंकि पेट्रोलियम कम मिलता है, नेचुरल गैस भी लिमिटेड है, इको कंजर्वेशन रेस्ट्रिक्शन है हमारे इंडिया में हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंचता है हाइडल प्रोजेक्ट से। हाइडल प्रोजेक्ट मतलब जो रिवर में बांध बना के बिजली प्रोड्यूस करते हैं पानी से, तो इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि हमारी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचता है, तो इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। न्यूक्लियर पावर पे भी रेस्ट्रिक्शन है भाई साहब। तो इतनी रेस्ट्रिक्शन इन फ्यूल पे हैं, और ये तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस लिमिटेड मिलती हैं ही। इसकी वजह से सारा जो भार है ना वो कोयले के कंधों पे आ जाता है, क्योंकि हमारे पास फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोयला ही बचता है, तो कोयले को हम यूज करते हैं। तो सेंटर स्टेज पे तो इंडिया की एनर्जी सिनेरियो के लिए कोयला ही है, तो इसलिए कोयले पे ज़्यादा भार आ जाता है, कोयले से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो यही था इस लेक्चर में सारा।